गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। थोड़ा सा लेट हो गए। एक्चुअली कोई ज़रूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ गया था, तो इस वजह से। अच्छा, आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉपर भी, हाँ। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस दिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वेटलेस कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक ये कैंटिलीवर बीम है जो कैसी है, वेटलेस है। इसका अपना कोई सेल्फ वेट नहीं है। इसका अपना कोई सेल्फ वेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि कल शाम में 6 बजे मैक ग्लोरी चैनल पर गेट की स्ट्रेटजी को लेकर मैं, यानी कि सिविल से, प्रवीण सर मैकेनिकल से और राहुल शर्मा सर इलेक्ट्रिकल से, 3 फैकल्टीज एक साथ, ठीक है। तीनों ब्रांचेस को हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे लास्ट 25-30 डेज में क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। नवाब साहब चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन हाइड नहीं होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा। वॉइस नहीं आ रही है? आवाज बाकी सबको आवाज आ रही है, नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही है? दिलीप को ही आवाज नहीं आ रही है, बाकी किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है। ठीक तो है दिलीप यार, आवाज आ तो रही है। आवाज दिलीप आवाज आ तो रही है भैया, अपना फोन चेक करो आप, ठीक है। अपना फोन चेक करो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखाई देगा, चिंता मत कीजिए। अभी जितना क्वेश्चन पर मेरा फोकस है उतना आप देखते चलो। तो एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है जो कि वेटलेस है। फॉर द एंटायर स्पैन ऑफ द बीम द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एंड द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर विद कांस्टेंट विड्थ, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। विड्थ जो है वो कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विड्थ आपको क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अब कह रहा है फ्रॉम द फ्लेक्सुरल क्रिटिकल परस्पेक्टिव द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द बीम टू कैरी द गिवन लोड्स अमंग्स द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमारे पास ये 4 बीम के सेक्शंस दिए हुए हैं। इन चारों सेक्शंस में से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो ढूंढना है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हमें क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो आपको क्योंकि ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा हटा देता हूं, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो सवाल यह है कि एक सिंपल सी एक ये कैंटिलीवर बीम है। हालांकि ये सवाल भी मेरा पहले करवाया हुआ है। यहाँ पर ये पॉइंट लोड लग रहा है P, और यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है P इंटू एल का। और आपसे पूछा है इन चारों में से मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होगा, जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ जी, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए।
तो आंसर आ रहा है बी, शिवम श्रीवास्तव। अच्छा बी, सुधांशु बी, श्रीवास्तव भाई भाई, ठीक है। हर्ष यादव कह रहे हैं ए, शाबाश। सर आईएएस मास्टर जेई क्वेश्चन वाली, बेटा जेई वाली बुक जेई में करवाएंगे, गेट का चल रहा है तो उसमें गेट के करवाएंगे, ठीक है। साइक जी कह रहे हैं डी, विशांत चौधरी कह रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, आपने वही रटा हुआ है कि कैंटिलीवर बीम में इधर फ्री एंड पर मोमेंट कम होता है, इधर मोमेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन ज़्यादा चाहिए होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम चाहिए होगा, ठीक है। बेटा ये हर्ष यादव ये कैसे कह रहे हो कि आधी बीम ऐसी बना दे और बाकी वैसी बना दे, ठीक है। चलिए और बताइए, और बताइए। दिलीप कुमार कह रहे हैं बी, ठीक है। चलिए बेटा पहले पढ़ तो लिया करो, सवाल में पूछा क्या है, जरा बीम को तो देख लेते। जरा बीम पर अगर ये लोड लगा हुआ है तो इस लोड की तो कुछ रेस्पेक्ट कर लेते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वापिस आने का समय आ गया है। तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है एक्चुअल में कि बेटा हमारे पास जो ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर पॉइंट लोड दिया है P और यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिया है P इंटू एल और लेंथ L है। अगर ये पॉइंट A ले लूँ और ये पॉइंट B ले लूँ तो जरा बच्चे A पॉइंट पर मोमेंट तो लिख दो कितना आ रहा है। तो A पॉइंट पर मोमेंट आ रहा है आपके पास P की वजह से PL प्लस का क्लॉकवाइज, और ये कितना है माइनस का PL इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली फिक्स्ड सपोर्ट पर मोमेंट 0 है। एट फिक्स्ड सपोर्ट मोमेंट कितना है 0, जबकि एट फ्री एंड, अगर मैं फ्री एंड पर मोमेंट लिखता हूं MB तो P की वजह से कितना होगा 0, ठीक है, और प्लस का PL। हालांकि इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको माइनस ले लेते हैं और उसको प्लस, ये माइनस ले लो इसको प्लस, क्यों, क्योंकि सैगिंग के हिसाब से देखा जाए तो राइट हैंड पर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो रहेगा 0 प्लस PL इज इक्वल्स टू PL। तो इस केस में फिक्स्ड एंड पर मोमेंट जो है वो 0 है, जबकि फ्री सपोर्ट पर मोमेंट क्या है मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्यों, क्योंकि किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहां तक अभी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब हमें ये चाहिए होगा कि फ्री एंड पर सेक्शन मैक्सिमम चाहिए और फिक्स्ड एंड पर सेक्शन मिनिमम चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए डी, इधर पर एरिया मैक्सिमम और सपोर्ट पर आपका एरिया मिनिमम, सपोर्ट पर एरिया आपका मिनिमम। सो आंसर शुड बी डी, आंसर शुड बी डी। समझ रहे हैं भाई। तो यस इट इज अ गुगली क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से इट इज अ गुगली क्वेश्चन। एक सेकेंड वेट कीजिएगा जरा। थोड़ा सा चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं किया तो करना चाहिए था ना, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहिए था। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। विजिबल है ना क्वेश्चन आपको? हाँ, पानी गिर रहा है, मोटर चला के भूल जाते हैं घर में। चलिए, an 8 meter long simply supported elastic beam of rectangular cross section 100 mm by 200 mm is subjected to a uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter over its entire span। तो हमारे पास क्या है, एक 8 मीटर लंबी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिस पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, कितने का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है 100 mm बाई 200 mm। क्रॉस सेक्शन दे रखा है बीम का 100 mm बाई 200 mm। नाउ आगे कह रहा है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस at a point located at the extreme compression edge of a cross section and at 2 meter from the support is। तो सिमेट्रिकल बीम है तो किसी भी साइड से ले लेंगे। तो सपोज करो हमने लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, 2 मीटर पर, ठीक है। और कौन सा, एक्सट्रीम कंप्रेशन एज, तो एक्सट्रीम कंप्रेशन एज कौन सा हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको न्यूट्रल एक्सेस मान लूं तो ये पॉइंट यहां पर मान लीजिए ए पॉइंट है। तो इस पर हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि सिग्मा 1 आपसे पूछ रखा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। बताइए, जेई के क्वेश्चन भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए, जेई के क्वेश्चन भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझिए क्या है, सवाल ये कि हमारे पास एक ही सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ 8 मीटर दी हुई है और जिस पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। इसका क्रॉस सेक्शन हमें रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसकी विड्थ 100 mm है और डेप्थ 200 mm है। कह रहा है सपोर्ट से 2 मीटर डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से 2 मीटर ये वाला पॉइंट है, इसमें एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, तो यही एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर होगा। तो यहाँ पर आपसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 1 पूछा है, यानी कि सिग्मा 1 पूछा है। फटाफट कीजिए भैया, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। डेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा 9 हो गया, अभी 90 आ रहा था, अब 9 हो गया। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी सबको समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बीम होती है तो उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो ऐसा होता है और शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ऐसा होता है। आपको मालूम है किसी भी पॉइंट पर जो स्ट्रेसेस होती हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1/2, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू होता था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला तो होता था, यही फॉर्मूला होता था ना, याद है?
तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सिग्मा 1 अगर निकालना है तो आपको सिग्मा एक्स चाहिए होगा, सिग्मा वाई चाहिए होगा और टाउ एक्स वाई चाहिए होगा, टाउ एक्स वाई चाहिए होगा। ठीक है, तो अराउंड 40 स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, बट आंसर केवल 3 स्टूडेंट ने किया है, जादू, दिलीप और शिवम। बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर और आया, कोशिश करो यार, उतना मुश्किल सवाल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये देखो कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जब हम लोग टाउ का ग्राफ बनाते हैं तो एक्सट्रीम फाइबर पर शियर स्ट्रेस क्या होती है, 0 होती है। तो पहली बात इसमें ये टाउ क्या हो गया, 0 हो गया, टाउ क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरी बात, क्योंकि बीम है तो बीम के अंदर किसी भी फाइबर पर केवल एक ही स्ट्रेस होगी, दैट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई इज 0। ठीक है, बीम के क्रॉस सेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेस केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, इस तरह से। ठीक है, तो सिग्मा वाई भी 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं मेजर की बात करूं तो सिग्मा एक्स बाई 2 यहां से आएगा और सिग्मा एक्स बाई 2 ब्रैकेट के अंदर से आएगा, तो ये सिंपली सिग्मा एक्स ही हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है, हमारे पास क्या है, कोई प्लेन है और उस प्लेन में किसी पॉइंट पर अगर शियर स्ट्रेस 0 है तो उस पर लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेस ही तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, क्योंकि उस केस में वो पॉइंट, उस पॉइंट पर जो प्लेन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रिंसिपल प्लेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी ये आपके पास क्या होगी, m बाई जेड होगी, क्या होगी, m बाई जेड होगी, m बाई जेड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बेंडिंग मोमेंट कौन सा लेंगे, क्या ये बेंडिंग मोमेंट हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लेंगे, बताइए भैया, क्या ये बेंडिंग मोमेंट हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 लेंगे? तो नहीं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 नहीं लेंगे। जिस सेक्शन पर, जिस पॉइंट पर हमें स्ट्रेस निकालनी है वहां का बेंडिंग मोमेंट होगा। हालांकि ये इक्वेशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, बट कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो क्या करना है आपने कि जो बीम आपके पास है जिस पर ये यूडीएल लगा हुआ है, कितने का था, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और बीम की लेंथ कितनी थी, 8 मीटर। तो बेटा रिएक्शन कितनी रहेगी, 40 किलो न्यूटन इधर और 40 किलो न्यूटन इधर। अब यहां से 2 मीटर पर जब मैं बेंडिंग मोमेंट लिखूंगा, मान लो दिस पॉइंट इज एम ए, तो ये रहेगा 40 इंटू 2, और माइनस क्या होता था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो डब्ल्यू इंटू 2 स्क्वायर बाई 2। सही तो कर रहे हैं ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना हो जाएगा, 60 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा बेंडिंग में। 2 से 10 दूनी 20, 80 आ गया, एम आ गया। ठीक है, और इसका जो सेक्शन मॉड्यूलस होगा वो कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6। इसको आप लिख लेना 60 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम एम। जेड कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6, बी कितना दिया होता हमें 100, और इंटू 200 स्क्वायर बाई 6। अब तो यार केवल वैल्यूज पुट करनी है आपने, फिर कुछ भी नहीं है। तो जो सिग्मा आएगा आपके पास वो जाएगा 60 इंटू 10⁻6 अपॉन बी, यानी कि 100, डी स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200 कर दो, और अपॉन 6, तो वो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये और ये, इससे ये ख़त्म हो गया। तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 90। तो 90 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, हाँ सवाल बहुत आसान था, बट बहुत कम स्टूडेंट ने किया, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। तो क्वेश्चन तो इजी ही था, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने वाली थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाली थी। आंसर कैलकुलेट होना एक अलग बात है, बट प्रॉपर कॉन्सेप्ट मालूम होना एक दूसरी बात है। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन जब हम लगाते हैं, याद रखिएगा ये फॉर्मूला
अगर सपोज करो सेम बीम में, मान लीजिए सेम बीम थी, सेम लोकेशन होती, और बच्चे, चलो अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ सेम प्रॉब्लम में न्यूट्रल एक्सिस पर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ। सेम क्वेश्चन, इन सेम क्वेश्चन फाइंड आउट प्रिंसिपल स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, बताइए कितनी होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, बताइए कितनी होगी। तो पहला आंसर आया फटाफट 0, अनिल का भी 0, सानमिराज का भी 0, वेरी गुड, मिथिलेश का भी 0, वेरी गुड। ठीक है, तो 0 होगी। बेटा इसका मतलब तुम्हें प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का फंडा नहीं मालूम। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का फंडा नहीं मालूम। सुधांशु भी 0, विशांत चौधरी ने सही बोला, टाउ के इक्वल होगी, टाउ जी के इक्वल होगी। मयंक सिंह 0, ठीक है। मंगला देवी कह रही है टाउ एक्स वाई, वेरी गुड, टाउ एक्स वाई शायद 0 नहीं। तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि मैं समझ गया था जब दिलीप ने कहा कि सर बेंडिंग इक्वेशन लगेगी, तो मैं समझ गया कि आप बेंडिंग इक्वेशन लगाकर आप प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल स्ट्रेस ही फाइंड आउट कर दे रहे हो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बेटा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1/2, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब तुम देखो न्यूट्रल एक्सिस पर जब बेंडिंग स्ट्रेस 0 होती है, सिग्मा एक्स भी 0 सिग्मा वाई भी 0, देन इन दैट केस सिग्मा 1/2 बराबर किसके हो जाएगा, प्लस माइनस टाउ एक्स वाई के। यानी कि केस कौन सा होगा, प्योर शेयर का केस होगा। कौन सा होगा, प्योर शेयर का केस होगा। और ये प्योर शेयर में जो टाउ एक्स वाई है वो कैसे निकल कर आएगा, तो ये आएगा बेटा वी क्यू अपॉन आई वी से। लेकिन आपको ये वी क्यू अपॉन आई वी से निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट न्यूट्रल एक्सिस टाउ एक्स वाई विल बिकम टाउ मैक्स। न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी। और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होती थी, 3/2 वी अपॉन बी डी के बराबर होती थी। अभी भी इसमें एक लोचा है, लेकिन ये जो शियर फोर्स होगा ये कहां पर कैलकुलेट करोगे, बीम में 2 मीटर की डिस्टेंस पे कैलकुलेट करोगे। और ये रिएक्शन कितनी थी, 40। तो यहां पर जो शियर फोर्स होगा वो होगा 40 माइनस 20 इंटू 2, ठीक है। 20 नहीं, 10 था ना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। लोड 10 का ही दिया हुआ था ना मैं सवाल में, 10 का। तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स की वैल्यू 20 किलो न्यूटन रखी जाएगी। नहीं, मयंक सिंह 0 नहीं, मयंक सिंह का आंसर 0। ठीक है, समझ गए, ठीक है भैया। तो ध्यान रखिएगा यार, ऐसा नहीं है प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा तो नॉर्मल स्ट्रेस निकाल के रख दोगे वहां पे। अब इसी तरीके से सोचो अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, ठीक है, तो यानी कि हमें बात ये समझ में आई कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस मुझसे एक्सट्रीम फाइबर पर पूछिए, यहां पर सिग्मा 1 पूछा है, तो वो सिग्मा नॉर्मल के बराबर होगा, जो होगा m/z के। अगर मुझसे न्यूट्रल स्ट्रेस पर सिग्मा 1 पूछा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टाउ एक्स वाई के। लेकिन अगर इन बिटवीन किसी पॉइंट पर पूछा होगा यहां कहीं पर, तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या होगा, सिग्मा होगा एम, सिग्मा एक्स होगा m अपॉन आई इंटू वाई से। ये डिस्टेंस कितनी होगी, y से। और यहां पर टाउ एक्स वाई होगा वी क्यू अपॉन आई बी। तो यहां किसी इस पॉइंट के लिए सिग्मा एक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाउ एक्स वाई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे
सिग्मा 1/2 का सिग्मा y क्योंकि 0 है तो आप लगा सकते हो सिग्मा x/2 प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा x²/4 प्लस टाउ x y²। ठीक है, तो आपको यहां पर इस डिस्टेंस पर m/i सीधे सीधे अब m/z नहीं लगा सकते क्योंकि m/z मैक्सिमम के लिए होता है, यहां पर लगाना है तो m/i इंटू y लगाना पड़ेगा। यहां इस फॉर्मूले से जहां vq की वैल्यू क्या होती थी a y बार, ये वैल्यू क्या होती थी a y बार, इसमें एरिया क्या होता था ये वाला बाहर बाहर का एरिया होता था। ठीक है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, और सर न्यूट्रल एक्सिस जहां पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा होगा वहां शियर और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों जीरो होंगे। अगर मिड पॉइंट की बात कर रहा है तब बीम के मिड पॉइंट पर, यहां बीम का मिड पॉइंट नहीं है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये आप समझ गए, जैसा केस हो अब आप इसमें आपको मालूम चल गया, अब आगे आप खुद समझदार हैं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चंस को। तो बहुत कुछ है बेटा सोम को सीखने में, ऐसा मत सोचिएगा कि सर से हमने एक बार टैगपुर पर सोम पढ़ लिया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये भी था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ किल्विस इज दियर हियर सान मिराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर इसको देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 450 mm लॉन्ग प्लेन कॉन्क्रीट प्रिज्म, तो पीसीसी का प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एक तरह से क्या है सेम है, प्रिज्मेटिक। तो 150 150 150 450 का ये बीम है। ठीक है, पीसीसी का है, आरसीसी नहीं है। टू दी कॉन्सेंट्रेटेड वर्टिकल लोड्स एज शोन इन दी फिगर, इस पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये दो वर्टिकल लोड दिख रहे हैं। ये क्या है, दो वर्टिकल लोड्स यहां पर हमें दिख रहे हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज गिवन एज 150 mm बाई 150 mm। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है। कंसिडरिंग लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, वो तो होता ही है, बताने की जरूरत क्या है। द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, आपसे क्या पूछा है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर पूछा है। ठीक है भैया, तो ये सब सवाल आपके सामने हैं और इसका क्रॉस सेक्शन मैं आपको बना देता हूं। इसका क्रॉस सेक्शन मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं अलग से। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है वो दिया है 150 बाई 150, ये भी 150 है और ये भी आपका 150 है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। हालांकि सवाल में गलती है। ठीक है, सवाल ठीक नहीं है ये, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ रप्चर होता है बेसिकली स्ट्रेंथ। ठीक है, जो कि 0.7 FC के जैसे हम लोग पढ़ते थे कि इतनी स्ट्रेस आएगी तो टेंशन में फेल कर जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन जरूरी थोड़ा ना उतने पर फेल कर जाए। ठीक है, तो मॉड्यूलस और रप्चर जो है वो गलत बात बोली है उसने, उसको बोलना चाहिए था मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। बीम पर आने वाली मैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास M25 ग्रेड कंक्रीट है, तो इसका मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कितना होगा, 3.5 मेगापास्कल। तो इसका मतलब ये होता है कि 3.5 मेगापास्कल आने पर 3.5 मेगापास्कल आने पर इसमें क्रैक पड़ जाएगा, लेकिन 3.5 मेगापास्कल आने पर होगा ना। अब मान लो अगर बेंडिंग स्ट्रेस 1 मेगापास्कल की आ रही है, तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर 2 मेगापास्कल की आ रही है तो रप्चर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, बट ठीक है, हम समझ जाएंगे वो पूछना क्या चाह रहा है। वो हमसे पूछना चाह रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। अब याद रखिएगा, जब किसी बीम पर, ये वाला केस आप चाहे तो डायरेक्टली याद रख लो, जब किसी बीम पर सपोर्ट से इक्वल डिस्टेंस पर दो पॉइंट लोड लगे हों, इधर से ए डिस्टेंस पर उधर से ए डिस्टेंस पर, तो इसका बीएमडी ऐसा बनता है, ये बहुत बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अगर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो सी से डी के बीच में ये बीम कैसी होती है, प्योर बेंडिंग में होती है। और ये जो बेंडिंग मोमेंट होता है ये होता है P इंटू ए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने में। तो यहां पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 11.25 और इंटू 150 इंटू 150। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो,
सिमेट्रिकल बीम है तो 11.25 रिएक्शन यहाँ आएगी, 11.25 रिएक्शन यहाँ आएगी, और आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, फिर आप यहाँ पर चेक करके देखिएगा मैक्सिमम कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में आप डायरेक्टली कह सकते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो 11.25 इंटू 150 होगा। ठीक है, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस कहाँ निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू कितना, 11.25 इंटू डिस्टेंस कितनी है 150, और वो क्या है किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, और इंटू 150 न्यूटन mm। और आप सिग्मा मैक्सिमम निकालोगे तो क्या कर देना, m/z कर देना, m/z कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, m/z कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर रखा है 11.25 अब ये अननेसेसरी की फालतू में, मतलब पहले उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसमें अरे क्या जरूरत थी। 11.25 इंटू 10⁻³ इंटू 150 ही रखो, ज़्यादा होशियारी क्यों दिखाई यहाँ पर BD² तो 150 इंटू 150 का स्क्वायर और अपॉन 6 जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई मारेगा, सॉल्व करेंगे 3 मेगापास्कल इज दी आंसर। है किसी को कोई समस्या यहाँ तक हो तो बताइए। ठीक है, याद देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में भी आने लायक हैं, तो ये मत सोचिएगा कि एसएससी जेई में क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, जैसे यही क्वेश्चन है ये एसएससी जेई में भी 100% आए वो क्वेश्चन होगा। पढ़िए, स्कोर कीजिए, पढ़िए और कीजिए। क्या है क्वेश्चन में, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ स्टील वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना। एक स्टील वायर है जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दे रखा है 200 किलो न्यूटन, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ओके, डायामीटर 1 mm, इसका जो वायर का जो डायामीटर है वो 1 mm है। बहुत बढ़िया। वाउंड ऑन अ ड्रम ऑफ डायामीटर 1 मीटर। ठीक है, तो ये डायामीटर ऑफ वायर है, ये क्या है, डायामीटर ऑफ वायर है। और डायामीटर ऑफ ड्रम जिस पर इसको लपेटा है वो कितना है 1 मीटर, यानी कि उसको लिख सकते हैं 1000 mm। ठीक है, और इस पे आपसे पूछा क्या, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, आपसे सिग्मा मैक्स पूछा हुआ है। तो सवाल दरअसल ये है कि हमारे पास एक ये ड्रम है, हमारे पास एक ड्रम है, इस ड्रम पर एक तार को, एक वायर को क्या कर रखा है हमने, इस तरीके से लपेटा है, और इस ड्रम का जो डायामीटर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000 mm। ठीक है, 1000 mm। पीछे भी मंगल क्या कहना है, पीछे भी कंप्रेशन कॉम्प और रप्चर में सेम फॉर्मूला क्यों बेटा, बेंडिंग इक्वेशन तो वही लगते हैं ना, m/i इज इक्वल टू सिग्मा/y। चाहे आप टेंशन साइड में निकालो चाहे आप कंप्रेशन साइड में निकालो, स्ट्रेस तो सेम ही होती है ना बालक। अगर कोई क्रॉस सेक्शन मेरे पास है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना, चाहे मैं टेंशन में स्ट्रेस निकालूं चाहे मैं कंप्रेशन में स्ट्रेस निकालूं, ये भी m/z होता है और ये भी m/z होता है।
केवल नेचर ही तो अपोजिट होता है, ठीक है ना जी। तो देखिएगा बच्चे, अब इस केस में क्या कर रखा है, हमने तार को बेंड किया है। तो ये जो वायर है जिसको हमने बेंड किया है, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो इस तार को इस तरीके से हमने बेंड कर दिया, ये चलिए वही वायर है, इस तरह से बेंड किया हुआ है। तो इसे अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो इसका डायामीटर किसके बराबर होगा, ड्रम के बराबर ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, वो किसके बराबर होगी, 500 mm के बराबर होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 500 mm। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो यहां से जो हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा बराबर होगा ई अपॉन आर इंटू वाई। जहां वाई क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये आपके पास तार का क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, तार का क्रॉस सेक्शन है, तो यहां जो वाई की वैल्यू होगी वो आपके पास वायर का जो डायमीटर है उसका आधा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शन है। तो जो वाई मैक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वायर के डायमीटर का आधा, यानी कि इट इज नथिंग बट हाफ mm। ये कितना हो जाएगा, आधा mm। तो वाई की वैल्यू हाफ mm रखी जाएगी। अब आप सारी वैल्यूज रख देंगे, आपको सब कुछ मालूम है, रेडियस आपको मालूम है, ई आपको दे रखा है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, वाई की वैल्यू हाफ, आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी। और आंसर आ रहा होगा आपके पास 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। मंगला देवी जी, आपका डाउट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड सर्कुलर बीम विद रेडियस ऑफ 0.25 मीटर। एक सॉलिड सर्कुलर बीम हमारे पास है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर, एंड लेंथ ऑफ 2 मीटर is subjected to a twisting moment of 20 kilonewton meter about the z axis at the free end। तो ये बीम कम हुई, साफ्ट ज्यादा हो गई, बीम कम हुई, ये तो साफ्ट हो गई, फिर एक तरीके से ये तो क्या हो गई, साफ्ट हो गई, ठीक है, ओके। विच इज द ओनली लोड एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, और इसके अलावा कोई लोड जो है वो नहीं लग रहा है। द shear stress component tau xy at point m in the cross section of the beam at a distance of 1 meter from the fixed end is, ठीक है। तो मैं सवाल आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये एक बीम है, और इसके फ्री एंड पर याद रखिएगा टॉर्क लग रहा है, टॉर्क। इस बार टाउ जल्दबाजी में आप वहां से जीरो मत कर देना कि सर अभी आपने टाउ बराबर वी क्यू अपॉन आई वी से बताया था कि बीम के अंदर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ऐसा होता है, तो इससे टाउ की वैल्यू जीरो होगी। तो यहां से जीरो मत कर देना कभी कि सर अभी तो पीछे आपने बताया था कि यहाँ पे जीरो होती तो आंसर इज जीरो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझकर तब आंसर, पूरा सवाल समझ लीजिए उसके बाद बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, ये साफ्ट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ये रहा क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस हो गई, ठीक है, जेड एक्सिस हो गई। अब बताइए टाउ की वैल्यू, मैंने पूरी प्रॉब्लम आपको सॉल्व मतलब एक्सप्लेन कर दी है। अब टाउ की वैल्यू आप बताइए कितनी आएगी, ठीक है, बताइए भैया।
और कहाँ बताना है, फ्री एंड से 1 मीटर डिस्टेंस पर, यहाँ m पर बताना है। तो भैया जीरो वाले जितने हैं जल्दी से फटाफट बताओ जीरो क्यों होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्या है जीरो के पीछे, आपका कॉन्सेप्ट क्या है जीरो के पीछे, फिर बात करेंगे, बताइए कि आपका जीरो कैसे आ रहा है। हाँ भाई दिलीप, कैसा आया जीरो आंसर, क्या इसी वजह से आया कि अभी पीछे बताया था बीम वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेस में इसने जीरो, या कुछ और वजह। आंसर तो जीरो ही है, चलो जाओ, मैंने बोल दिया आंसर तो जीरो ही है। तो देखिए ध्यान से कि मैंने कल भी आपको जब स्ट्रेस टेंसर वाला क्वेश्चन बताया था विशान चौधरी, हाँ एक तो सबसे सिंपल लॉजिक ये है, हाँ एक तो सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि फ्री सरफेस पर शियर स्ट्रेस जीरो होती है शाफ्ट के अंदर, दिस इज फ्री सरफेस, फ्री सरफेस है तो फ्री सरफेस पर क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा जो इसके मूवमेंट को रजिस्ट कर सके, इसलिए टाउ की वैल्यू क्या होगी, एक तो टाउ की वैल्यू जीरो होगी इस वजह से, ठीक है, इस वजह से। दूसरा क्या लॉजिक है इसका वो समझिएगा आप, जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास शाफ्ट है, ये शाफ्ट है तो इस शाफ्ट की एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस बना रखी है, ठीक है। तो अगर मैं शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एक्स वाई। अब याद रखिएगा इस प्लेन पर जब शियर स्ट्रेस आएगी तो वो इस प्लेन में कहीं पर आएगी, फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट पर इधर स्ट्रेस आएगी, इस पॉइंट पर इधर स्ट्रेस आएगी, इस पॉइंट पर इधर स्ट्रेस आएगी, इस पॉइंट पर इधर, ठीक है। तो इस प्लेन में जो भी स्ट्रेस आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ जेड, क्योंकि इस प्लेन को क्या लिखा जाएगा, टाउ जेड लिखा जाएगा। अब जेड प्लेन पर या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकती है या जेड प्लेन पर कहां हो सकती है, वाई डायरेक्शन में, यानी कि टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई जीरो नहीं होंगे। और जब हम लोग टॉर्जन इक्वेशन लगाएंगे, जब हम लोग टॉर्जन इक्वेशन लगाएंगे टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपॉन आर, तो याद रखिएगा यहां से हम जो टाउ मैक्स कैलकुलेट करेंगे दैट इज बेसिकली टाउ जेड एक्स और टाउ जेड वाई। ये टाउ जेड या टाउ जेड या तो टाउ जेड एक्स होगा या टाउ जेड वाई होगा, इट इज नॉट इक्वल टू टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स वाई नहीं। सो व्हाट इज टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई के लिए क्या करना है, हमें यहां पर कोई एलिमेंट लेना है इसकी सरफेस पर, इस प्लेन पर, ठीक है, और यहां पर तो कोई लोड ही नहीं है, इट्स अ फ्री सरफेस, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। आप टॉर्जन इक्वेशन से भी वैल्यू यहां पर निकाल के मत रख दीजिएगा कि टॉर्जन लग रहा है तो हम लोग टाउ मैक्स कर देंगे, गड़बड़ जाएगा, ठीक है। शिवम श्रीवास्तव ने लिख दिया था नॉन जीरो शियर स्ट्रेस आर टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है बच्चे कि जब शाफ्ट होती है तो इसका जो प्लेन होता है वो प्लेन इस तरह से रोटेट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी शाफ्ट को स्मॉल स्मॉल डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो जब डिस्क एक दूसरे पर, आप सिंपल सा क्या कर सकते हो कि जो शाफ्ट होती है उसको आप ये स्मॉल स्मॉल कॉइन्स, ये जो 5 रुपीज का जो कॉइन होता है ना, ऐसे कॉइन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब ये कॉइन को जब हम लोग इस तरह से रखेंगे और ये कॉइन को जब मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, इस तरह से, तो एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर स्लिप करेगा, तो जितना एरिया कांटेक्ट होगा वहां पर तो शियर स्ट्रेस आएगी, लेकिन इसकी जो पेरिफेरी है वो फ्री सरफेस है, वहां पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं आएगी, वहां पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं आएगी, ठीक है भैया। भगत सिंह जी आपकी भी समस्या का समाधान आ जाएगा, ठीक है। अभी सर्वे का नंबर आने दीजिएगा, फिलहाल सोम चल रहा है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबको ही आता होगा, शियर सेंटर का क्वेश्चन। शियर सेंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर लोड वहां से पास हो तो क्या होगा? प्योर बेंडिंग होगी, देयर विल नॉट बी एनी ट्विस्टिंग, देयर विल नॉट बी एनी ट्विस्टिंग। तो चैनल सेक्शन के लिए याद रखेंगे आप कि ये जो पॉइंट होता है पी, पी पॉइंट आपका क्या होता है? शियर सेंटर होता है। ठीक है, तो पी पॉइंट इज शियर सेंटर। तो थ्योरी की क्लास आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं, इन स्टैंडर्ड केस है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ चैनल सेक्शन, for a channel section subjected to a downward vertical shear force at its centroid, which one of the following represents the correct distribution of shear stress in flange and web? तो फ्लैंज और वेब में आपने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है शियर स्ट्रेसेस का। ठीक है, तो अब आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो कोई चैनल सेक्शन आपके पास है जिसमें एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, जो कहां से पास हो रहा है? सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो शियर स्ट्रेस का सही वेरिएशन आपने बताना है। हाँ, शाफ्ट में शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, लेकिन कहाँ होता है? जो प्लेन स्लिप करता है, यानी कि जो जितने भी जेड प्लेन होंगे केवल जेड प्लेन पर शियर स्ट्रेस आएगी। ठीक है, एक्स या वाई प्लेन पर शियर स्ट्रेस वहां पर नहीं आएगी। शियर स्ट्रेस विल बी ऑन जेड प्लेन। ठीक है, बताइए भाई। क्या आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है। ठीक है, कीजिए भैया, इसका आंसर कीजिए। ये शशांक क्लासेस नहीं कर रहा है आजकल, कहाँ गया? इसको क्या हुआ? ये क्लास क्यों नहीं कर रहा? चलिए, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी। सी आंसर होगा। तो याद रखिएगा, जो फ्लैंजेस होती हैं उसमें शियर स्ट्रेस का वेरिएशन क्या होता है? लीनियर होता है। और जो वेब होता है उसमें पैराबोलिक होता है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई आपके पास क्या है? आई बी में ये क्या है? कोई आई सेक्शन है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? कोई आई सेक्शन है। ठीक है भाई, ये आई सेक्शन हो गया। ये इसकी क्या हो गई? न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ये क्या हो गई? यहां तक ये हो गई न्यूट्रल एक्सिस। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? फ्लैंज के अंदर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये विड्थ V हो गई और यहाँ पर शियर फोर्स ये B लग रहा है। ठीक है, टोटल डेप्थ D है, जो फ्लैंज की थिकनेस है वो T है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये इतना एरिया कंसीडर करेंगे। कितना एरिया कंसीडर करेंगे? इतना, ये वाला एरिया, इतना एरिया हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अब याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है आपका शियर फ्लो। अच्छा, ब्रॉडबैंड के इंतजार में बैठा है। अरे हाँ, कल परसों बोला तो था उसने कि सर नेट खराब चल रहा है, नेट। हाँ, मैं भूल गया था। ठीक है,
बोल रहा था कल परसों कि नेट खराब चल रहा है, नेट सही होगा तब आऊंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो shear फ्लो का फॉर्मूला होता है, shear फ्लो इज नथिंग बट shear स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ, shear स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ। तो Q बराबर होता है VAY बार अपॉन I। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया कि इस डिस्टेंस को Z मान लिया, इस डिस्टेंस को Z माना, तो ये बेटा ग्रीन वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये जो ग्रीन वाला एरिया होगा वो क्या होगा, Z इंटू टी होगा क्या, क्योंकि ये जो थिकनेस दी है वो T, तो ये एरिया मुझको मालूम चल गया। अब देखो इसका जो सेंटर होगा y बार वो यहां से कितने पर होगा, h/2 पर होगा। कहां पर होगा, h/2 पर होगा। तो जब मैं q की वैल्यू लिखूंगा shear फ्लो की, तो ये क्या होगा, b a बाई बार अपॉन आई, तो b एरिया कितना रहेगा ZT, बाई बार कितना हो जाएगा h/2 और अपॉन आई। अब यहां पर देखो कि फ्लेंज में, अगर फ्लेंज के अंदर मैं कोई भी सेक्शन लेता हूं तो यहां पर shear फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, वहां तक की हाइट क्या है, कांस्टेंट है, फ्लेंज की थिकनेस क्या है, कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, चैनल का कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि shear फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, shear फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और z क्या है, z है यहां फ्री एंड से डिस्टेंस, तो मैक्सिमम shear फ्लो आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो यहां तक वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से राइज करेगी, इसी तरीके से इधर से राइज करेगी। ठीक है, ये था आई सेक्शन के लिए, सिमिलरली चैनल सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर यहां से क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते किस वैल्यू के बराबर होगी, इसके जहां से ये वैल्यू स्टार्ट होगी, पैराबोलिक। बाकी थ्योरी कभी होगी तो दोबारा और करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज केवल 1 आवर की ही क्लास हो पाएगी क्योंकि 10 बजे कन्वेंशनल की क्लास भी लेनी है, मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे मैं आ पाया। ठीक है, तो आज केवल 1 आवर की क्लास होगी, एक क्लास और लगेगी सोम की अभी आपकी। एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब शियर स्ट्रेस के भी काफ़ी क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा एक तो कॉलम बचता है, कॉलम के क्वेश्चन रहेंगे और थोड़े साफ्ट के, टॉर्जन प्लस कॉलम, एक क्लास में उनके क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे और कर लेंगे। यूपीपीसीएल एई का बैच कब स्टार्ट करेंगे सर? अरे यार हर उसके लिए अलग बैच तो ना स्टार्ट होता है बेटा, 10-12 वैकेंसी है उसकी, इतना कुछ पहले से पढ़ा रखा है, मैराथन क्लासेस दे रखी हैं आपको, वहां से पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। चलो, द shear stress at the neutral axis in a beam of triangular section, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका बेस है 40 mm का और जो हाइट है वो है 20 mm, सब्जेक्टेड टू अ shear फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन। इसकी न्यूट्रल एक्सिस पर आपसे स्ट्रेस पूछिए। ठीक है, तो आपको बेटा बता रखा है कि ट्रायंगल के दो रिजल्ट होते हैं, टाउ न्यूट्रल एक्सिस पर अलग स्ट्रेस होती है और टाउ मैक्स अलग होती है। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो होती है 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज, और जो न्यूट्रल एक्सिस पर जो स्ट्रेस होती है वो होती है 4/3 टाउ एवरेज। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/3 टाउ एवरेज निकालेंगे, 4/3 टाउ एवरेज से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस, टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू 4/3 टाउ एवरेज। तो शेयर फोर्स अपॉन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये रहेगा 8/3 इंटू बी अपॉन बी एच। शेयर फोर्स आपको कितना दे रखा है, द शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स 3 किलो न्यूटन, तो 3 इंटू 10⁻³ दे रखा है, और विड्थ दे रखी है 40 और ये है 20। ठीक है भैया, 20। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, 20 पंजे 100 और यह आ गया 10 मेगा पास्कल। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है भाई,
तो आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही। 10 बजे मिलेंगे कन्वेंशनल वाले सेशन में, और उसमें हम लोग पाइल फाउंडेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 10 बजे आइए आप लोग, पाइल फाउंडेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और कल 6 बजे प्रवीण सर के चैनल पर मैक ग्लोरी पर अनअकैडमी पर हम लोग मिलेंगे एक लाइव सेशन लेकर, जिसमें प्रवीण सर, मैं और राहुल सर तीनों रहेंगे। और अगले नेक्स्ट 25-30 डेज के लिए गेट की स्ट्रेटजी की लास्ट डेज में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, एक नया अनाउंसमेंट मैं शायद कल करूंगा। कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी, और मंडे से क्या होगा, एजू फॉर टेक पर मैं फिलहाल एसएससी जेई का बैच लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वो फ्री रहेगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना दिन भी चल पाए, बट आगे जाकर ठीक है। सर कोई बोला था सैटरडे को रिजल्ट आ रहा है मैंने तो नहीं बोला ना। ठीक है, तो आगे जाकर लेकिन वो क्लासेस पेड होंगी, चाहे वो अनअकैडमी पर हो, चाहे मेरे किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, बट फिलहाल आप लोग यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करूंगा वो मैं बता दूंगा। फिलहाल मंडे से आपका स्टार्ट होने जा रहा है बैच। ठीक है, और आज जो मेंस वाला है वो सॉइल आज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सॉइल को तो दिन में शिफ्ट करूंगा और वो बैच रात में चलेगा। ठीक है, मे बी या तो ये वाला बैच जो है ये 7 से 8:30 रहेगा, तो वो 9:30 to 11 वाला थ्योरी वाला बैच हो जाएगा, या 7 बजे से उसको कर देंगे तो ये वाला बाद में हो जाएगा, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, फिलहाल इसी चैनल पर एजू फॉर टेक पर ही स्टार्ट होगा थ्योरी वाला बैच मंडे से। बट मैं शुरू में ही बता दूं, जब तक वो फ्री चल रहा है तब तक फ्री चलेगा, अल्टीमेटली वो कुछ दिन बाद पेड हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद वो पेड हो जाएगा, तो मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सही है, और स्टार्टिंग जनरली हम किसी भी बैच से करते हैं तो सोम से ही करते हैं, तो हो सकता है सोम से ही स्टार्ट करूं, हालांकि सोम आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, पढ़ रखा है। अंकुश पाल जी कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। 10 बजे मिलते हैं, फिर आना है क्योंकि क्लास के लिए, तो अभी जाते हैं, बाय। पेड में कितना लगेगा, अगर मैंने अपने चैनल पर किया बाद में तो सस्ता बनेगा, अनअकैडमी जाएगा तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ठीक है, नहीं, सोम स्ट्रांग होगा तो आरसीसी स्ट्रक्चर स्टील सब स्ट्रांग हो जाएगा ना। सॉइल हर जगह तो सोम ही लगना है। ठीक है, हर जगह तो सोम ही लगना है। चलेगा, अभी चलो 10 बजे बात कर लेंगे क्योंकि फिर अगला बैच भी है ना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।